नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 से लगाकर के कक्षा 12 की जो सीरीज़ है राजस्थान अध्ययन पुस्तकों की, वो मैं आपको सोल्व करा रहा था। एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो प्रमाणित पुस्तकें होती है उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे। और यहाँ से प्रश्न जो है वो आगामी एग्जाम, चाहे आपके कोई सा भी एग्जाम हो, चतुर्थ श्रेणी से लगा करके आरएस का एग्जाम भी होगा ना, तो भी आपको यहाँ से जीके के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसी सीरीज़ के अंतर्गत हम 5 अध्याय जो है बात कर चुके थे राजस्थान चित्रकला और लोक कलाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे छठा अध्याय है जिसका नाम है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम जो प्रश्न है उसके बारे में यहाँ से इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं 360 पेज की पूरी पीडीएफ है, डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है, जाइए और डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही इजीली तरीके से। और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाएं दोस्तों, ठीक है। और इसका रिवीजन आप 25 बार करेंगे ना, तो मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ पूरी 360 पेज की है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। छठा अध्याय है अपना जिसका नाम है स्थापत्य व शिल्पकला के विविध आयाम, ठीक है। इससे संबंधित, इस अध्याय से संबंधित जो भी प्रश्न बनने के लायक हैं और जिनकी संभावना एग्जाम के प्रति है वो हम बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न आता है अपना कि जयपुर शहर की जो नींव है 1726 में किसके द्वारा रखी गई थी। दोस्तों देखो, जयपुर की नींव रखी जाती है 1726 में, लेकिन किसके द्वारा रखी जाती है, तो नाम आता है दोस्तों राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट का। राजगुरु पंडित जो जगन्नाथ सम्राट थे उन्होंने जयपुर शहर की नींव रखी थी 1726 में। तो याद रखिएगा, जयपुर की नींव 1726 में रखी जाती है राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा। अगला ही प्रश्न अपना 2 नंबर का कि पृथ्वीराज विजय काव्य, पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना जो है वो किससे की गई है दोस्तों, तो वो की गई है इंद्रपुरी से। देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि जो पृथ्वीराज विजय काव्य जो है उसमें अजमेर की जो तुलना है वो इंद्रपुरी से की जाती है, ठीक है। राजा इंद्र जो थे उनकी पुरी, अर्थात उनका जो स्थान है वो इंद्रपुरी के नाम से जाना था, और वहाँ की जो है वो अजमेर की इन्होंने तुलना की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने जाते हैं, तो 7 प्रमुख अंग माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। स्थापत्य कला के अंतर्गत आपको पता हो तो बावड़ियाँ आती है, ठीक है, आपकी छतरियाँ आती है, दुर्ग आते हैं, ये जो चीज़ें हैं वो हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको मिलते ही मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो इनकी तैयारी जो है वो अच्छे से अच्छे आप करने का प्रयास करें दोस्तों। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में कितने अंग राज्य के कितने अंग माने जाते हैं, तो 7 अंग जो है वो माने जाते हैं किसी राज्य के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य, राजस्थान में जो तीसरा क्वेश्चन तो अपन बात की कि शुक्र नीति के अनुसार जो अंग माने जाते हैं किसी भी राज्य के, तो 7 हैं बस। और राजस्थान में जो दुर्ग स्थापत्य है उसका सबसे प्राचीनतम इतिहास जो है दोस्तों वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए कोई स्रोत तो होना जरूरी है ना, तो वो अपने को प्राप्त होता है दोस्तों कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा, हाँ, नौहर हनुमानगढ़ आपके जो गंगानगर की है वही कालीबंगा, जहाँ पर काली चूड़ियाँ मिली है, इस नाम से इसका नाम ही कालीबंगा रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 5वां अपना कि अचलगढ़ दुर्ग का जो पुनर्निर्माण है दोस्तों वो किसके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अचलगढ़ दुर्ग का जो पुनर्निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया जाता है, तो ये कराया जाता है दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा, ठीक है। राणा कुंभा का नाम आता है इसमें। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण राणा कुंभा के द्वारा होता है। छठा प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा जून 2013 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था, तो दोस्तों वो थे अपने 6, ठीक है। राजस्थान के कितने दुर्ग जो है वो यूनेस्को द्वारा जो है जून 2013 की जो लिस्ट आई थी उसमें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो 6 दुर्ग है, ठीक है। सबसे बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँ तो आम, चीकू, गाजर याद रखिएगा, ठीक है। आम से आमेर, ठीक है, चीकू से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, ठीक है। आम, चीकू, गाजर, गा का गागरोन हो जाएगा आपका, जर का आपका जैसलमेर हो जाएगा, और र का रणथंभौर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो, और मैंने इसका नोट्स जो है उनकी क्लास भी आपको ले रखी है, तो वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें तो 7 नंबर का प्रश्न है अपना कि राजस्थान में स्थिति, स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के जो दुर्ग हैं वह पाए जाते हैं। राजस्थान की बात हो रही है स्थिति, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। तो दुर्गों का जो वर्गीकरण है दोस्तों वो 9 प्रकार से किया गया है, ठीक है। कौन कौन से है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हो गया वो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं दोस्तों, तो इस मेहनत को आप ज़रूर साकार करें, आप पढ़ें, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अपनी पढ़ाई को मजबूत करें बस। पीडीएफ डाउनलोड करें, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एसके स्टडी एकेडमी के नाम से हमारा जो ऐप है वो ओपन होगा, और ओपन करने के बाद आप उसमें से ई नोट्स वाला फोल्डर मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ से जाकर के इन सारी पीडीएफ को, और इसके साथ साथ आपको जीके पीडीएफ
जो क्वेश्चंस वगैरह हो गए, आपके ऑप्शन क्वेश्चन हो गए, टेस्ट सीरीज वगैरह हो गए, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डाल रखी है। तो आप जल्दी से जाइए उन चीज़ों को उपयोग में लीजिए ताकि हमारी जो मनोबल है वो बढ़े दोस्तों। 8वां प्रश्न देखिए कि चारों तरफ विशाल जल राशि से घिरे हुए दुर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे जल दुर्ग या ओदक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चारों तरफ जो विशाल जल राशि से घिरे हुए दुर्ग होते हैं उन्हें जल या ओदक दुर्ग के नाम से जानते हैं। 9वां प्रश्न है कि किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो गिरि दुर्ग का श्रेणी है दोस्तों। गिरि दुर्ग अर्थात गिरि का अर्थ ही होता है पहाड़। ठीक है, तो ऊंचे जो पर्वत होते हैं वो किस श्रेणी के दुर्ग हैं? तो वो गिरि दुर्ग है, बस जल दुर्ग या ओदक दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो जल राशि फैली हुई होती है, जैसे गागरोन का अच्छा एक जल दुर्ग का नाम आता है गागरोन। आहू और काली सिंध नदी जो है उसके किनारे स्थित है आहू, हाँ वही झालावाड़ वाला अपना। ठीक है, 10वां प्रश्न कह रहा है कि मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग जो है वो क्या कहलाता है? मरुभूमि में जो बना हुआ दुर्ग है उसे धानवन दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, धानवन कहाँ पर? धान के वन है, अपोजिट पूछा गया है, जहाँ पर नहीं है मतलब वहाँ पर धान के वन है, तो ऐसा कौन सा स्थान? मरुभूमि, बस छुट्टी। जैसे आप अपोजिट तरीके से, इसको प्लस पॉइंट नहीं माइनस पॉइंट में लिखना। तो धान के जो वन है वह दुर्ग कौन सा? मरुभूमि के अंतर्गत जो भी दुर्ग बने जाते हैं उन्हें धानवन श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके लिए। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।